दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जो एक राजनेता था, एक अधिवक्ता था, एक सरदार था और जो भारतीयों के लाखों करोड़ों दिलों की धड़कनें था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की। भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो रोल था वो आज़ादी से पहले भी अहम था और आज़ादी के बाद तो उनका रोल बेहद ही अहम हो गया, जिसका परिणाम आज भी देखने को मिलता है। तो हम पहले बात करते हैं आज़ादी से पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या रोल था। दोस्तों आज़ादी से पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लंदन से अपनी बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी करी। उसके बाद अहमदाबाद में आकर वो कोर्ट में प्रैक्टिस करने लगे। दोस्तों उसी दौरान की एक प्रेरक घटना याद आती है जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल कोर्ट में कुछ स्वतंत्रता संग्राम में शामिल लोगों की पैरवी कर रहे थे, जिनको अंग्रेजों द्वारा बंदी बना लिया गया था। उस पैरवी के दौरान जब सरदार वल्लभ भाई पटेल कोर्ट में अपनी दलील दे रहे थे, उस दौरान उनका मुंशी उन्हें एक चिट्ठी देता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल उस चिट्ठी को चुपचाप अपनी जेब में रख लेते हैं और उस केस की पूरी पैरवी को खत्म करते हैं। बाद में उस अदालत का जज सरदार वल्लभ भाई पटेल से पूछता है, वो कहता है कि वकील साहब, आपको केस के दौरान आपके मुंशी ने कोई पेपर दिया और हमें ऐसा लगा कि वो जो डॉक्यूमेंट दिया गया है वो इस केस से संबंधित है और आप इस केस में उसे पेश करने वाले हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपने पूरे केस की पैरवी के दौरान उस पेपर का जिक्र तक नहीं किया। क्या हम जान सकते हैं कि उस पेपर में ऐसा क्या था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ये बात काफ़ी विनम्रता से कहते हैं कि जनाब, उसमें इस केस से संबंधित कोई भी चीज़ नहीं थी। मेरे मुंशी ने केवल मुझे ये सूचना दी थी कि मेरी पत्नी का देहांत हो गया है। ऐसा सुनते ही पूरे अदालत में सन्नाटा छा गया। सभी मन ही मन सोचने लगे कि किस प्रकार का व्यक्ति है जो इतनी दुखद खबर सुनने के बाद भी अपनी दलील को लगातार करता रहा और एक क्षण के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि इतनी दुखद घटना इस व्यक्ति के साथ हो चुकी है और ये अभी भी अपने केस के लिए खड़ा है। दोस्तों दरअसल ये इसलिए ऐसा था क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल हर समय देश को प्राथमिकता देते थे और जिन लोगों का वो केस लड़ रहे थे वो भारत की स्वतंत्रता के लिए जंग लड़ रहे थे। और आपको ये भी बता दें कि वो केस सरदार वल्लभ भाई पटेल जीत भी गए। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि आज़ादी से पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या रोल था, किस प्रकार उन्होंने अपनी राजनीति में, अपने स्वतंत्रता संग्राम में एंट्री की। भारत की स्वाधीनता संग्राम के दौरान 1918 में गुजरात का एक खेड़ा खंड है जो कि भयंकर सूखे से पीड़ित था, उसकी मार झेल रहा था। उस दौरान किसानों से भारी टैक्स वसूला जा रहा था, जिसको लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल काफ़ी गंभीर थे। वो किसानों के साथ खड़े हुए और किसानों का नेतृत्व करने के लिए उनका साथ देने लगे। दोस्तों उस लड़ाई में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अंग्रेजी शासन को इतना विवश कर दिया कि उन्हें किसानों की मांग माननी पड़ी और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की पहली सफलता थी। इसके बाद 1928 में एक ऐसी ही घटना और हुई जिसमें बारडोली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक बार फिर से किसानों का नेतृत्व किया और यहाँ पर किसानों से जो कि 30% तक उनसे जो है कर वसूला जा रहा था, उसके लिए अपनी जंग लड़ी और अंग्रेजी शासन को एक बार फिर से मजबूर कर दिया कि उन्हें 22% के जो टैक्स है उसको कम करके 6% करना पड़ा। ऐसी ही आज़ादी से पहले अनेकों जंग लड़ते लड़ते अब आया आज़ादी का दिन और आज़ादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक और रोल शुरू होता है। दोस्तों जब भारत आज़ाद होता है उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को चाहने वालों की संख्या नेहरू से अधिक थी, यानी कांग्रेस की अधिकतर समितियां सरदार वल्लभ भाई के पक्ष में थी और उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती थी। लेकिन महात्मा गांधी इससे खुश नहीं थे। महात्मा गांधी की इच्छा को रखने के लिए, उन्हें खुश रखने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रधानमंत्री बनने की इच्छा को त्याग दिया और नेहरू को प्रधानमंत्री बनने दिया, जबकि कांग्रेस समितियां सरदार वल्लभ भाई पटेल के पक्ष में थी और यदि सरदार वल्लभ भाई पटेल चाहते तो नेहरू कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे। नेहरू के प्रधानमंत्री बनने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को उप प्रधानमंत्री और उसके बाद गृह मंत्री बनाया गया। जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो उस समय भी सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे। भारत की आज़ादी से पहले तथा आज़ादी के बाद भी तथा भारत का गृह मंत्री होते हुए भी
सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक ही प्राथमिकता थी कि किस प्रकार भारत को मजबूत बनाया जाए, भारत का विस्तार किया जाए, भारत को अखंड बनाया जाए। भारत के एकीकरण को प्राथमिकता देते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत में मौजूद सभी छोटी बड़ी रियासतों, जो कि लगभग 562 थी, उन सभी को भारत में मिलाने का काम किया। और ये काम उन्होंने बिना खून बहाए किया। खाली हम उसमें हैदराबाद स्टेट को छोड़ दें तो बाकी सभी में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बिना खून बहाए ये काम कर दिखाया, जो कि सभी के लिए काफ़ी आश्चर्यजनक था। और इसके बाद से ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाने लगा। केवल जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद को छोड़कर बाकी सभी रियासतों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने अपने हथियार डाल दिए और भारत में विलय होने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। भारत को आज़ाद करने के साथ साथ अंग्रेजों ने एक बहुत बड़ी कूटनीतिक चाल चली जिससे भारत का विनाश हो सके। अंग्रेजों ने भारत के जो अन्य राज्य थे उन सभी को ये स्वतंत्रता दी कि वो चाहे तो भारत में विलय कर सकते हैं, चाहे तो पाकिस्तान में विलय कर सकते हैं और चाहे तो स्वतः ही स्वतंत्र रह सकते हैं। जिसके बाद से सभी राज्य कुछ पाकिस्तान में विलय करना चाहने लगे, कुछ भारत में, तथा कुछ स्वतंत्र रहने की सोचने लगे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो किया वो पूरे विश्व में एक मिसाल के तौर पर देखा जाता है। और आज तक पूरे विश्व में, इतिहास में ऐसी घटना सामने नहीं आई है कि इतने बड़े राज्य को, इतने बड़े स्तर पर राज्यों का एकीकरण किया गया हो। आज़ादी के बाद से ही जैसा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपना मन बना लिया था भारत को मजबूत बनाने का, तो वीपी मेनन के साथ मिलकर अपना थैला उठाते हैं और निकल पड़ते हैं भारत को मजबूत बनाने के लिए। और सबसे पहले वो पहुंचते हैं उड़ीसा और वहां पर 28 राजाओं से मिलकर उनसे कहते हैं कि कुएं के मेंढक मत बनो, महासागर में आ जाओ। जिसके बाद से वो राजा सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो आग्रह है उसको स्वीकार कर लेते हैं और भारत में विलय हो जाते हैं। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल पहुंचते हैं नागपुर। नागपुर में वो 38 राजाओं से मिले। उस समय नागपुर को सैल्यूट स्टेट कहा जाता था, यानी जब भी उस राज्य में कोई बाहर से मिलने आता था तो उसके लिए तोपों की सलामी दी जाती थी। और इस बार सरदार वल्लभ भाई पटेल के वहाँ जाने के बाद ये अंतिम सलामी थी जो उन्होंने दी, क्योंकि इसके बाद से उनका भारत में विलय हो गया। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल काठियावाड़ पहुंचते हैं और काठियावाड़ में स्थित 250 राज्यों को भारत में मिला लेते हैं। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल फरीदकोट पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ का जो राजा है वो भारत में विलय होने के लिए आनाकानी करने लगता है। फिर क्या था, सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने नक्शे को उसकी टेबल पर रखते हैं और अपनी लाल पेंसिल उसके राज्य पर घुमाते हुए कहते हैं कि बताओ क्या करना है। ऐसा सुनते ही वो राजा कांप उठता है और भारत में विलय होने को स्वीकार कर लेता है। 15 अगस्त 1947 तक केवल 3 ही रियासतें ऐसी थी जिनका भारत में विलय होना बाकी रह गया था, जिसमें जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ तथा हैदराबाद शामिल है। भारत का आज़ाद होने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जूनागढ़ पर चढ़ाई कर दी, जिसके बाद जूनागढ़ ने भी बिना लड़े हथियार डाल दिए और भारत में विलय को स्वीकार कर लिया, क्योंकि वहाँ का नवाब पाकिस्तान भाग गया था। जिसके बाद नंबर आता है हैदराबाद का। हैदराबाद में एक ऐसी साजिश चल रही थी जिसके तहत पाकिस्तान हैदराबाद को अपने में विलय करना चाहता था और हैदराबाद का निज़ाम भी पाकिस्तान से पूरी तरह सहमत था, उसके समर्थन में था। जिसके बाद हैदराबाद का निज़ाम लगातार हथियारों को इंपोर्ट करने लगा, जिसमें पाकिस्तान ने उसका भरपूर सहयोग दिया। ऐसा ध्यान में रखते हुए कि हैदराबाद जो है वो भारत के लिए मुसीबत बन सकता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बिना देरी किए हैदराबाद पर चढ़ाई कर दी। और इस सैनिक कार्रवाई के करने के बाद और इस सैनिक कार्रवाई को करने के 3 दिन के भीतर ही हैदराबाद को भारत में विलय कर लिया गया। जिसके बाद हैदराबाद भारत का एक अभिन्न अंग बन गया और पाकिस्तान की वो चाल एक बार फिर से नाकाम हो गई। अब अंत में बात आती है जम्मू कश्मीर की। जहाँ तक जम्मू कश्मीर का सवाल है तो इसे पंडित नेहरू ने अपने अधिकार में लिया हुआ था और वो नहीं चाहते थे कि जम्मू कश्मीर को भारत में विलय किया जाए। और पंडित नेहरू सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो सोच है उसको ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले गए, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर भारत के लिए एक नासूर बन गया। और अब 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में धारा 370 को हटा दिया गया और जम्मू कश्मीर को भारत का एक अभिन्न अंग बना लिया गया है। क्योंकि कहा जा सकता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपने को उन्होंने साकार करने का प्रयास किया है। और 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर पर भारत में जितने भी कानून हैं वो लागू होंगे और वहाँ पर
केंद्र शासन लागू हो चुका है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिस प्रकार प्रधानमंत्री न होते हुए भी अपने कार्य को अंजाम दिया और भारत को मजबूत बनाया, उनके अंदर कौटिल्य की कूटनीतिज्ञता तथा महाराज शिवाजी की दूरदर्शिता थी। दोस्तों, इस विषय में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को हर एक व्यक्ति तक पहुंचाएं ताकि वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जान सकें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।